हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हम SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इनकी हमने मैकेनिज्म बड़ी डिटेल में देखी है। ठीक है, और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल भी किए हैं। ठीक है, बहुत सारे किए होंगे, आई थिंक से 40-50 तो किए होंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है बढ़िया कॉन्फिडेंस आप लोग को आ गया होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ के थोड़ा सा बोर फील हो रहा है। ठीक है, बोरिंग लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर हम पैरेलली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दिन हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे या फिर 2 दिन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और पैरेलली हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा वेरिएशन आए। ठीक है, एक ही एक चीज पढ़ के आई थिंक बोर हो जाए, क्योंकि देखो पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो एक फ्लो में चलती है। ठीक है, पहला चैप्टर दूसरे से लिंक है, दूसरा तीसरे से लिंक है, तीसरा चौथे से लिंक है। ठीक है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सारे के सारे एक, ऐसा लगता है कि एक ही चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर थे ही नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि हम एक और चैप्टर पैरेलली चला लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील आप करें। ठीक है, तो आज आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लिखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग लगाइए आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हम अभी इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल पाए, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत से स्टूडेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको थोड़ा सा साइड से चला रहे हैं कि हाँ, इसमें थोड़ा सा एक बढ़िया कॉन्फिडेंस हमको आ पाए। अगर इसको भी मैं पैरेलल मतलब कि एक साथ पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर, तो फिर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा अपने से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जिस दिन आप ऑर्गेनिक का लेक्चर हो तो उस दिन आप इसको भी कुछ पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो लिखिए आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मेरे इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला होगा मेरा, लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड मेरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और थर्ड जो होगा मेरा वो होगा सॉल्ट। ठीक है, 3 टाइप के मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा है मेरा सॉल्ट। सॉल्ट बोल दो या फिर इसको ऐसे लिख दो, सॉल्ट मत बोलो, इसको लिखो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दो आप, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तीसरा क्या है मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? पहले ये समझो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसको हम डिसॉल्व करें किसी चीज में और वो अपने आयंस पे डिसॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी अलग अलग टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो आप फिर से, फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर वो बहुत अच्छे से, या फिर ऐसा बोल दो कि 100% डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व नहीं, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि 100% अपने आयंस में टूट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या फिर इसको दूसरी टर्म्स में कैसे बोल सकता हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर, या फिर ऐसा बोलो कि जिसके लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसके लिए 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं।
डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सीधा एक वर्ड लिख लो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आयोनाइज कर दो, जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए इन वाटर, कंप्लीट आयोनाइज इन वाटर, ठीक है। कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब अपने आयंस की फॉर्म में टूट जाए उसको क्या हम बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ एग्जांपल है वो आप लिखें, जैसे मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मेरे पास एग्जांपल लिख लो आप उसका, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखो एग्जांपल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं मेरे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो लिखो एग्जांपल HCl, HBr, HI, HNO3, और ले लो जैसे H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। और आप ले सकते हो HClO3 ले सकते हो, HClO4 सॉरी, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा मेरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जो पानी में डालने पे पार्शियली आयोनाइज हो जाए, ठीक है। जो पानी में डालने पे पार्शियली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे पार्शियली आयोनाइज, ठीक है, इन वाटर लिख दो, इन वाटर। पानी पे डालने पे पूरा डिजोल्व, पूरा आयोनाइज ना हो, थोड़ा ही आयोनाइज हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल लिख लो इसके भी, इसमें कुछ और एग्जांपल भी थे, मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। इसी के कुछ और एग्जांपल भी हैं मेरे पहले वाले एग्जांपल के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो लिख ही लिया थी, स्ट्रॉन्ग बेस भी लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे LiOH, NaOH, KOH, ठीक है, RbOH, CSH, जितनी भी कौन सी है एल्कलाइन मेटल है, एसब्लो के एलिमेंट है, ठीक है। एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जितनी भी मेरी एल्कलाइन मेटल है उनके जो भी हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और क्या आता है इसमें, रुबिडियम भी आता है ना, RbOH, ये भी होगा। और BaOH का होल ट्वाइस, स्ट्रॉन्सियम, ठीक है, SrOH का होल ट्वाइस, बहुत सारे होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है। और मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ और लिखो, सॉल्ट्स लिखो, जैसे सॉल्ट्स में भी कुछ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये भी। KCl, Na2CO3, ठीक है, और जैसे BaCl2, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ये मेरे क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इधर पे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, और कुछ सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो लिख दो इधर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक अच्छे खासे अमाउंट में आयन में टूटेंगे तो वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो पानी में पार्शियली डिसॉल्व होंगे। चलो तो इसके भी कुछ एग्जांपल लिखो, एग्जांपल्स याद करते हैं, वक्त कुछ है नहीं इसमें।
वीक एसिड, वीक एसिड इसका एग्जांपल है जैसे RCOOH, HCN, जितने भी मेरे ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक एसिड से वीक होते हैं। आपस में आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करोगे तो ये थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं। ROH है, HCN है, HOCN है, H2CO3 है, H3PO4 है। ओके, और एग्जांपल लिखो, जैसे वीक एसिड लिख लिया हमने, वीक बेस लिखो। वीक बेस एग्जांपल लिखो जैसे NH3, और अगर इसको पानी में डाल के रखूंगा तो NH4OH में चेंज हो जाता है, ये चीज वही है। और लिख दो जैसे RNH2 और N2H4। जो N2H4 है इसको बोलते हैं हम डाई एसिडिक बेस, इसको बोलते हैं हम डाई एसिडिक बेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट मेरा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किसको बोलूंगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में उसको बोलूंगा ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पे डिसॉल्व तो हो जाते हैं। ठीक है, पानी में डालने पे डिसॉल्व तो हो जाएंगे पर अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालने पे वो डिसॉल्व हो जाएंगे पर अपने आयंस में ब्रेक नहीं करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें लिख लो dissolve in water but not ionized। ठीक है, but not ionized। आयोनाइज्ड ये नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो ग्लूकोज। ठीक है, और लिखो जैसे यूरिया। ठीक है, और जैसे एग्जांपल मेरे पास है क्या, कुछ देखता हूँ, बस बहुत एग्जांपल, इसमें ज्यादा एग्जांपल लिखने की कोई बात है नहीं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट आयोनाइज्ड। ठीक है, अगर आयोनाइज्ड नहीं होंगे तो बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? मैं इनको पानी में डालना लेकिन ये डिसॉल्व हो ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं करेगी? बताओ। आपका आंसर हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। कैसे करेगी? भाई मैं उसको पानी में डालना हूं तो पानी की सेल्फ आयोनाइज प्रॉपर्टी होती है एक। ठीक है, पानी लिया हूं तो उसमें बहुत कम अमाउंट में ही होगी, लेकिन H+ और OH- कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर वो प्रेजेंट होंगे तो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होगी इस केस में। और वीक में तो पता ही है कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होगी लेकिन कम होगी। स्ट्रॉन्ग वाले में सबसे बढ़िया होगी। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, आप इनको नोट कर लें। फिर देखते हैं हम आर्हेनियस थ्योरी मिटा दें। आर्हेनियस थ्योरी देखते हैं अब।
Arrhenius theory of dissociation. ओके, तो हेडिंग लगाओ। Arrhenius theory of dissociation। ठीक है, Arrhenius theory of dissociation। ये थ्योरी क्या बोलती है डिसोसिएशन के बारे में? चलो देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास AB कोई एक कंपाउंड है एक्वस फेज में, ठीक है। इसका डिसोसिएशन होता है A+ में और B- आयंस के अंदर। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। चलो तो एज्यूम कर लेते हैं T इक्वल टू टाइम T इक्वल टू 0 पे, टाइम T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C रही होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 रही होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0 रही होगी। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम तो हमें अभी पढ़ी नहीं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा रही है तो थोड़ी देर बाद में उनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ देर बाद में उनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे। तो ये कितना टूटा होगा? C में से 1 - अल्फा टूटा होगा, ये C अल्फा बना होगा, C अल्फा बना होगा। अब कैसे बना ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जाके पढ़े, ठीक है। और मुझे पता है किसी भी रिएक्शन के लिए उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है, तो इधर लिख देता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख सकता हूँ K डिसोसिएशन, बस, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम क्या है? K डिसोसिएशन, डबल एस कर दो उसको, K डिसोसिएशन। अब अगर मैं K डिसोसिएशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे होगी बताओ? K डिसोसिएशन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB कंपाउंड, ठीक है। बताओ K इक्विलिब्रियम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है? A+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे? C अल्फा, B की भी क्या है? C अल्फा अपॉन AB की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1 - अल्फा, ये, ठीक है। तो यहां से K डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आ रही है अल्फा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा है क्या एक्चुअल में? तो लिख लो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है मेरी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा कैलकुलेट कैसे करते हैं? अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? अल्फा का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ डिसोसिएट मोल, या फिर दो ऐसे लिख दो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल मैं स्टार्ट में लिया था, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा का, ठीक है। या फिर इसको मैं दूसरे टर्म में बोलना चाहूँ, अल्फा क्या होगा कि कितना टूटा है डिवाइडेड बाय कितना लिया था। सिंपल भाषा में इंग्लिश में ना जाए कि अल्फा क्या होगा कि कितना टूटा है और स्टार्ट में हमने कितना लिया था, उसी को मैं क्या बोलूंगा अल्फा, ठीक है। सिंपल है। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन पहले भी आपने ये चीज कर चुकी है।
आपने कर लिया ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में कर ही ली होगी। चलो तो चलो आगे चलते हैं। आगे हम लिखते हैं अल्फा हो गया हमारा, आगे लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। जो मेरा अल्फा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? अल्फा क्या है? मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? तो लिखो हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा, कि अल्फा को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दो, या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख दो, या फिर एग्जैक्ट टर्म में आपको लिख के बता देता हूँ क्या बोलेंगे इसको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही बात है, लिख सकते हो आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट पे ये कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इधर लिख देता हूं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए अल्फा की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 1। ठीक है, या ऑलमोस्ट 1 कर दो इसको, अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी। ऑलमोस्ट 1 क्यों होगी? कि ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा आयोनाइज्ड हो गया होगा, इसलिए उसकी अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अगर मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी 1 से। नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, आप इसको ऐसा लिख दो कि उसके लिए अल्फा की वैल्यू मच मच लेसर देन 1, कि 1 से बहुत ज्यादा छोटी होगी अल्फा की वैल्यू, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा आयोनाइज हुआ हुआ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो पहला फिल्टर हमने देख लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम होगी। सेकंड देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब कोई भी सब्सटेंस है किसी चीज के अंदर मिक्स होगा तो जो सॉल्वेंट होगा उसका, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा देखते हैं। जैसे मैं लेता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2, ये ऑलमोस्ट होता है 80 के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना होता है? 80 के आसपास। इसके अंदर देखो एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास NaCl है। ठीक है, NaCl है कहाँ? एयर के अंदर, एयर में पड़ा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि एयर में रखे रखे ही वो आयन में टूटना स्टार्ट कर देगा। नहीं टूटना स्टार्ट करेगा। क्यों नहीं टूटना स्टार्ट करेगा? क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। ठीक है, और आपने एक चीज और पढ़ी होगी शायद फिजिक्स में, एक फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन DR², ऐसा कुछ होता है, या R³ होता है, आप देख लेना है ना। मैं बताना यही चाह रहा हूँ, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक टर्म है। ठीक है, तो मैं बताने का मतलब यही है कि NaCl जो है उसको मैं फ्री छोड़ूंगा, एयर में छोड़ूंगा तो वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 1, और ये आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू अच्छे से ट्रैप्ड है, क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना। तो ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू बढ़िया से है, मतलब चिपका हुआ है आपस में। अगर नॉर्मल एयर में छोड़ूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, मतलब फोर्स जो है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। फोर्स जो है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब जो इंटरेक्शन थे इनमें Na में और Cl में वो 80 टाइम कमजोर हो जाएंगे, और अगर इतने कमजोर हो जाएंगे तो वो इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं? कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं, इफ
dielectric constant of solvent, if dielectric constant of solvent ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? भाई देखो नॉर्मल हम एयर ले रहे थे तब तो डिसोसिएशन हो नहीं रहा था, फिर मैंने पानी लिया मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाया, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाया तो मेरा डिसोसिएशन भी बढ़ गया, अगर डिसोसिएशन बढ़ गया तो अल्फा का वैल्यू भी बढ़ गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू भी मेरा बढ़ गया, ठीक है। चलो तो यहीं पे एक चीज और लिख सकते हैं हम कि क्या लिखेंगे कि जो पानी होता है मेरा, वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एंड पोलर कंपाउंड, ठीक है। जो पानी होता है मेरा वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसके लिए आयनिक और पोलर कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। थर्ड टेम्परेचर है मेरा, थर्ड पॉइंट फैक्टर अल्फा के लिए, थर्ड जो है मेरा क्या होगा, इसको लिख सकते हो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये हम आगे देखेंगे, ओस्टवाल्ड आएगा, एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन आएगा, उसमें हम देखेंगे, अभी नहीं देख रहे इसको ना। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ मेरा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आपने कहीं ना कहीं ये चीज पहले पढ़ी है, मैं बस खाली ये भी रिपीट करूंगा। अगर मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, अगर मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बताओ वो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी? बताओ। अगर कोई रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? और बस ये बात है, वो फॉरवर्ड जाएगी मतलब अल्फा का वैल्यू उसके लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे if reaction is endothermic, तो एंडोथर्मिक है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इफ टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू घटेगी, अल्फा की वैल्यू घटेगी। भाई बस समझ में, ये फैक्टर थे। एक फैक्टर हो बचता है, लास्ट फैक्टर, वो देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें इधर। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। मेरा लास्ट फैक्टर कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक वीक एसिड है, पहले तो लिख लो कि कॉमन आयन इफेक्ट जो एप्लीकेबल है किसके लिए? ओनली फॉर वीक एसिड के लिए लिख लो, वीक एसिड शॉर्ट फॉर्म लिख लो। अगर मेरे पास है सपोज CH3COOH है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? CH3COO माइनस और प्लस H प्लस ये बनेगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये है मेरे पास।
अब इसके अंदर मैं पास करता हूं HCl गैस, ठीक है, ठीक है। जो HCl गैस है मैं इस सॉल्यूशन के अंदर पास करता हूं। इस सॉल्यूशन के अंदर पास करूंगा तो जो मेरा HCl है वो टूटेगा किसमें, H प्लस में प्लस Cl माइनस में। लेकिन मुझे पता है जो HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा का पूरा इसमें टूटेगा। चलो तो भाई यहाँ भी H प्लस है और यहाँ भी H प्लस है, तो इस सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इस सॉल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लीच-एटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो मेरा इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बस यही चीज मेरा कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि अगर मैं बाहर से अगर कोई चीज डाल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अगर उनके कोई आयन कॉमन है तो मेरा जो अल्फा है इस रिएक्शन का अल्फा वो कम हो जाएगा। इस रिएक्शन का अल्फा जो है वो कम ही होगा क्योंकि पीछे की तरफ आ रही है रिएक्शन, डिसोसिएट नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए अल्फा मेरा कम हो जाएगा। आई बात समझ में? कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, अगर बाहर से अगर वीक एसिड है या वीक बेस है तो उसमें बाहर से अगर मैं कोई चीज मिला रहा हूँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर इसका कोई आयन इसके साथ कॉमन है, ठीक है, तो ये तो पूरा टूटेगा, मुझे पता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये वीक है तो पहले जितना टूटा था अपना नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है सॉल्यूशन में, तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करेगी। ये बात है इन जनरल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे डाल रहा हूँ तो इसकी ये हमें रिएक्शन मुझे पीछे की तरफ जाए, ये रिएक्शन आगे की तरफ भी आ सकती है। कैसे? ये तो इन जनरल बात है कि हमें कुछ डेटा गिवन नहीं है, नॉर्मल इन जनरल पूछ रहा है तो मैं यही आंसर दूंगा। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, वापस ये एग्जांपल लेता हूँ, CH3 COOH, ये ब्रेक करेगा एक्वस फेज में, है ना, ये ब्रेक करेगा किसमें, CH3 COO माइनस में प्लस H प्लस एक्वस में, ठीक है, इसमें ब्रेक किया। अब इसके अंदर मैं डाल के रहा हूँ HCl डाल रहा हूँ, तो मैं अगर HCl डालूंगा तो ये भी ब्रेक होगा किस में, H प्लस में प्लस Cl माइनस में। लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाऊंगा ना मैं कि रिएक्शन को मुझे हर बार पीछे तो भेजना नहीं है, आगे भी कभी भी जा सकती है, तो कैसे जाएगी। देखो मान लो यहाँ पे इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक है, और मैं HCl यूज कितना कर रहा हूँ, 1 लीटर। HCl कितना यूज कर रहा हूँ, 1 लीटर। तो अब मुझे फाइनल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, करो। H प्लस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, देखो फॉर्मूला लगाओ, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। पहले इसको भी मान लो, ये भी 1 लीटर है ना, इसको भी अज्यूम कर लो 1 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताओ सबसे पहले वाले में M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कितना आएगा, 2। तो बताओ कितना हो गया ये, 0.1 प्लस 0.01 बाई 2 कितना आ गया, 0.11 बाई 2 कितना है, 0.055। तो ध्यान दो यहाँ पे 0.055, बहुत साउंड हो रहा है, ये कितना है 0.055 मोलर, लेकिन यहाँ पे कितना था 0.01 मोलर। मतलब लास्ट में मेरी जो कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन वो कम हो चुकी है, और अगर कंसंट्रेशन कम हो चुकी है तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये मेरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ये मेरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये दो कुछ केस थे कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ भी तो कॉमन आयन यही है ना, कॉमन आयन कौन सा था, H प्लस था, H प्लस था, ठीक है।
तो कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन मेरी आगे भी जा सकती है और रिएक्शन पीछे भी आ सकती है। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।